भारद्वाज मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज मैथ्स क्लासेस। आज हम कक्षा 9वीं के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के उपविषय प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने इस उपविषय प्रमेय तथा अप्रमेय संख्या के बहुत से बिंदुओं के बारे में पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर ली, पढ़ा हमने, और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण तथा प्रश्नों की सहायता से इसको समझने की कोशिश भी की। अगर आप इसके अन्य बिंदुओं के बारे में पढ़ना हो तो इस वीडियो से पहले भाग 1 तथा भाग 2 वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम इस उपविषय के जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, उनमें से एक बिंदु है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आप जानते हैं कि हमारे गणित में 3-4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। जमा करना, नफी करना, गुणा करना और भाग करना, 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। तो हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं, खासकर प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के ऊपर जो ये गणितीय संक्रियाएं हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या इन संख्याओं के गुणधर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये इन संक्रियाओं की प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। क्या जब हम 2 प्रमेय संख्याओं को गुणा करते हैं या जमा करते हैं या घटाव करते हैं तो क्या हमें प्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या अप्रमेय संख्याओं का अप्रमेय संख्या के साथ हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या हमें प्रमेय संख्या प्राप्त होती है या अप्रमेय संख्या प्राप्त होती है, या इन दोनों के जोड़ने से या घटाने से या गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो प्रमेय होती है या अप्रमेय होती है, या फिर कोई भी संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है। हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे और अंत में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि वर्गमूल x का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है, जहाँ पर x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो। अर्थात हम पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि जब हम किसी अप्रमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपण कैसे किया जाता है, अर्थात वर्गमूल 2 को संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करते हैं, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित किया जाता है, तब वर्गमूल 5 को संख्या रेखा के ऊपर संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कैसे किया जाता है, या अन्य इसी प्रकार की जो अप्रमेय संख्या होती है उनको हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर हम खास प्रकार की प्रमेय संख्याएं जैसे 3.5 या 2.5 का वर्गमूल, अर्थात जहाँ पर x हमारे पास क्या है, वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है और वो इसमें है दशमलव में है। तो इस प्रकार की संख्या को संख्या रेखा को निरूपित करने का हमारे पास कौन सा तरीका है, हम किस विधि से इसको निरूपित करते हैं, हम इन बिंदुओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं, खासकर प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएं लगती है तो उसके गुणधर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आप प्रमेय संख्याओं के ऊपर गणितीय संक्रियाओं का प्रभाव पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा, फिर हम आगे अप्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जब हम संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टी बनती है। पहली है हमारे पास समवृत्त, समवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्त गुणधर्म। दूसरा हमारे पास क्रम विनिमय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुणधर्म। तीसरी होती है हमारे पास सहचार्य, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी होती है हमारे पास वितरकता या बंटन, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम प्रमेय संख्या के ऊपर इन गुणधर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम इस संक्रिया इस्तेमाल करते हैं, इसको हम विस्तार से एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाता हूँ और वहाँ से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि प्रमेय संख्या के ऊपर इन गुणधर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम संक्रिया इस्तेमाल करते हैं। क्या इन संक्रियाओं के ऊपर या किन किन संक्रियाओं के ऊपर प्रमेय संख्या जो है इन
प्रॉपर्टीज़ को या ये गुणधर्म को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल बना है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ दो संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, योगफल और गुणनफल। दो संक्रियाएं बचती हैं हमारे पास, माइनस और भाग। इन दो संक्रियाओं के ऊपर परिमेय संख्याएं जो है वो किसी भी गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको टेबल से बाहर कर रहे हैं। ये हमेशा आपने ऐसे याद रखना कि परिमेय संख्याएं जो है नफी के ऊपर, नफी या भाग संक्रिया के ऊपर किसी भी गुणधर्म या प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं करती, ठीक है। इसलिए हम इसको साइड में रख रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम समृद्ध अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ठीक है। जब दो परिमेय संख्याएं का योग, परिमेय संख्याओं का योग हमें एक अन्य संख्या प्राप्त होती है और ये संख्या भी क्या बनती है, परिमेय संख्या। अर्थात कहने का मतलब है जब हम दो संख्याओं का योग करते हैं तो जो संख्या हमें योग फल में प्राप्त होती है वो भी परिमेय संख्या ही होती है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है हमारे पास वो योग के अंतर्गत क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर योग संक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। योग के अंतर्गत क्या ये समृद्ध है, अर्थात समृद्ध गुणधर्म को संतुष्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं गुणन की, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है, इनका हम गुणा करते हैं। गुणा करने के ऊपर हमें क्या मिलता है, एक तीसरी संख्या मिलती है और ये तीसरी संख्या भी हमारे पास क्या बनती है, परिमेय संख्या होती है। इस चीज़ को आप उदाहरण से सहायता भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये पिछली कक्षा का है इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, आपको इसको थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या ली, दोनों का गुणा किया तो संख्या जो प्राप्त होती है वो भी परिमेय संख्या ही होती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है वो गुणन के अंतर्गत, गुणन क्यों, क्योंकि हमने गुणा का इस्तेमाल किया हुआ है संक्रिया का, तो ये समृद्ध होती है, ठीक है। अगली गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव या सहचार्य। एसोसिएटिव या सहचार्य, एसोसिएटिव सहचार्य का मतलब है कि हमने कोई तीन परिमेय संख्याएं ली, इकट्ठी ले रहा हूँ आपको समझा अच्छी तरह समझ आए। हम तीनों का आपस में योग कर रहे हैं। अब योग करने के हमारे पास कोई दो तरीके हैं। पहले में हमने क्या किया कि पहली दो संख्याओं का योग किया, जो योग फल आता है उसमें हम तीसरी संख्या को जोड़ दिया। जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या होती है, मान लो वो डी होती है। दूसरी स्थिति में हम क्या किया कि पहली दो संख्या का हम योग किया और उसका योगफल को पहली से जोड़ दिया, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो भी हमें डी प्राप्त होती है। अर्थात दोनों स्थितियों में हमारे पास संख्या जो है वो बराबर मिलती है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो योग के अंतर्गत हमारे पास क्या है, सहचार्य है, ठीक है। इसी प्रकार गुणा करने के लिए मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई तीन परिमेय संख्या है, ठीक है, और तीनों का हम गुणा कर रहे हैं। गुणा करने इस तरह कर रहे हैं, मतलब कि सहचार्य वाली स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। पहले हम किसी दो परिमेय संख्या गुणा कर रहे हैं और जो गुणा करके आएगा उसको तीसरे से गुणा कर रहे हैं, और इस तरह हमें हमारे पास कोई अन्य संख्या डी प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि सेकंड टू, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करते हैं, जो गुणफल प्राप्त उसको पहले से जोड़ देते हैं। इस स्थिति में हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो डी होती है। अर्थात दोनों स्थितियों में हमारे पास क्या है, बराबर संख्या प्राप्त होती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो गुणन के अंतर्गत क्या है, हमारे पास सहचार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, तीसरी गुणधर्म की। तीसरी गुणधर्म कहलाता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को किस तरह समझते हैं हम, मान लो हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसका योग किया, योग करने के बाद हमें कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है। अब क्या कर दिया हमने कि इसका योग को रिवर्स कर दिया, अर्थात उसका क्रम विनिमय कर दिया, तो उसका क्रम बदल दिया हमने क्या किया, पहले बी को किया और बी में हमने ए जोड़ा। तो इस स्थिति में हमारे पास जो संख्या मिलती है हमें वो सी होती है। अर्थात दोनों स्थितियों में हमारे पास संख्या बराबर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत क्या है, हमारे पास क्रम विनिमय है। इसी प्रकार गुणा के लिए भी होता है हमारे पास कि हमारे पास दो परिमेय संख्या है, दोनों का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, को तीसरी संख्या सी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगर हमने इसका क्रम बदल दिया और हमने क्या है, बी को ए से
गुणा कर दी तो इस स्थिति में हमारे पास सी प्राप्त होता है, अर्थात दोनों स्थितियों में हमारे पास बराबर संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रमेय संख्या जो है हमारे पास गुणन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है। अब चौथी हमारे पास गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, कंट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसमें हम दोनों के दोनों संक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, योगफल भी और गुणफल भी। अर्थात हमारे पास क्या है, कोई 3 प्रमेय संख्या है। ठीक है। हम ए को बी जमा सी के योगफल में जोड़ते हैं। ठीक है। तो हमें कोई संख्या प्राप्त होती है, मान लो ये डी प्राप्त हुआ। अब हम इसके में क्या करेंगे, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अर्थात ए की गुणा बी के साथ और ए की गुणा सी के साथ करेंगे, अर्थात ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। इस ऐसा करने से भी हमें एक संख्या डी प्राप्त होती है। मतलब दोनों स्थितियों में हमारे पास क्या है, बराबर संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रमेय संख्या जो है हमारी वो योगफल और गुणफल के अंतर्गत क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात वितरकता गुणधर्म को ये क्या करती है, संतुष्ट करती है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अब तक हमने पढ़ा कि जो प्रमेय संख्याएं होती है, प्रमेय संख्याएं जो होती है वो प्रमेय संख्याएं जो होती है वो योगफल तथा गुणफल के अंतर्गत, योगफल तथा गुणफल के अंतर्गत जो है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है, सचार्य होती है, वितरकता गुणधर्म को संतुष्ट करती है, संपरीत होती है हमारे पास प्रमेय संख्या। तो यहाँ पर सवाल उठता है, क्या अप्रमेय संख्या भी ऐसा करती है, क्या अप्रमेय संख्या भी इन सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो इसी प्रकार अप्रमेय संख्या भी योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, सच्चर्या होती है, वितरकता के गुणधर्म को संतुष्ट करती है, ये भी करती है, परंतु इसमें एक चीज नहीं होती है, वो क्या है, वो है समृद्ध। अप्रमेय संख्या जो है वो समृद्ध नहीं होती है, ना तो योग के अंतर्गत, ना तो अंतर के अंतर्गत, ना भाग के अंतर्गत, ना गुणफल के अंतर्गत जो है अप्रमेय संख्या कभी भी समृद्ध नहीं होती। याद रखें, प्रमेय संख्या होती है परंतु अप्रमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं का अंतर लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारे पास प्रमेय संख्या होती है, ना कि अप्रमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब हम दो प्रमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारे पास क्या होती है, अप्रमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम दो प्रमेय संख्याओं का क्या करते हैं, जब हम दो अप्रमेय संख्याओं क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो हम संख्या प्रमेय प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है। होना क्या चाहिए था समृद्ध के लिए, जब हम दो अप्रमेय संख्याओं का जमा करते हैं, नफी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें अप्रमेय संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो समृद्ध के धर्म गुण को संतुष्ट करती है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम दो अप्रमेय संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में नफी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें अप्रमेय नहीं मिलती, कैसी मिलती है, प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए ये समृद्ध के गुण को संतुष्ट नहीं करती है। बाकी गुण क्रम विनिमय, सच्चार्य तथा वितरकता, ये तीनों गुण को ये योगफल और गुणफल के अंतर्गत संतुष्ट करती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अभी तो हमने पढ़ा कि प्रमेय संख्या को जब हम प्रमेय संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो गुणधर्म में क्या प्रभाव पड़ता है, जब अप्रमेय का प्रमेय में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि जब हम प्रमेय में अप्रमेय, जब हम प्रमेय में अप्रमेय जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो तब क्या होता है। ठीक है। बात यहाँ पर आती है, हमारे पास अगला पॉइंट है हमारे पास, जब हम प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तब क्या होता है, संख्याओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या जब हम प्रमेय संख्या के साथ अप्रमेय जोड़ते हैं तो जो संख्याओं, इन दोनों के योगफल से जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें प्रमेय होती है या अप्रमेय होती है। ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। पहला उदाहरण है मेरे पास है कि मेरे पास संख्या है 2 जमा वर्गमूल 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है हमारे पास क्या है, प्रमेय संख्या है, और वर्गमूल 3 हमारे पास अप्रमेय संख्या है।
दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पर योग कर रहे हैं हम। ठीक है, योग किस प्रकार किया हमने, दो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है और इसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तो हमारे पास अपनी जगह है, प्लस जो वर्गमूल 3 है वो अपरिमेय संख्या है। जब हम इसका वर्गमूल खत्म करते हैं तो हमें इसका दशमलव प्रसार जो है 0.7325 डैश डैश मिलता है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनबसानी अनावर्ती होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर नहीं समझ पाए तो आप पिछले वीडियो इसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। प्रमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो अनबसानी अनावर्ती होता है, अर्थात परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनबसानी अनावर्ती होता है। पर जब हम इसमें दो जोड़ते हैं, जब हम इसमें दो जोड़ रहे हैं तो हमारे पास संख्या बन जाती है 2.73250 डैश डैश। ठीक है, तो मतलब ये दोबारा से हमारे पास अनबसानी अनावर्ती रहती है, ये दशमलव प्रसार इसका अनबसानी अनावर्ती रहती है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार जो अनबसानी अनावर्ती होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। अर्थात जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें वो संख्या जो प्राप्त होती है वो अपरिमेय होती है। इसको पॉइंट नोट करो यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं गुणा की। जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं तब क्या होता है, तो इसको भी इसी प्रकार करते हैं। दो अपनी जगह है, दो गुना वर्गमूल 3 का दशमलव प्रसार होता है 0.73205 डैश डैश डैश। इसको आप हल करोगे तो हमारे पास आता है 1.4641 डैश डैश डैश। अर्थात इसको गुणा करने के ऊपर जो संख्या प्राप्त होती है उसका दशमलव प्रसार हमारे पास अनबसानी अनावर्ती होता है। जिसका दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होता है वो संख्या हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या, इस उदाहरण की सहायता से आप क्या समझे, कि जब आप अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ या तो जोड़ या घटाव करते हैं, दोनों में से कोई ये करते हैं, और या फिर गुणा करते हैं, बस 3 संक्रियाओं के ऊपर हमारे पास जो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार मान लो मेरे पास यहाँ 5 जमा वर्गमूल 5, तो ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार मेरे पास है 2.7, तो ये भी क्या होती है हमारे पास, अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, 3 स्थितियों में ऐसा होता है। अगर मान लो मेरे पास है 2.7, तो ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, जबकि हमारे पास ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, परंतु इसका जो गुना होता है हमारे पास क्या होता है, इसका जो गुना होगा वो क्या हो जाता है, हमारे पास अपरिमेय ही रहता है, जो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण की सहायता से समझा लिया। अब हम इसके अंतिम बिंदु के ऊपर आते हैं कि वर्गमूल x, जहाँ x को वास्तविक संख्या है का संख्या रेखा के ऊपर हम निरूपण करते कैसे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 का संख्या रेखा के ऊपर निरूपण हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है। इसको आपको दोबारा पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसी संख्याओं का निरूपण कर रहे हैं जो इस प्रकार है। मैं वहाँ उदाहरण लिया हुआ है आपके पास, वर्गमूल 3.5। ठीक है, तो इसका हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपण कैसे करेंगे। इसका निरूपण करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे कि आप एक संख्या रेखा खींचे। ठीक है, संख्या रेखा खींचने के बाद आप क्या करेंगे, ए से लेकर बी बिंदु तक आप उतना सेंटीमीटर लेंगे जितना आपको संख्या दिया गया, मतलब उतना इकाई लेंगे जितना आपको दिया गया है। अगर यहाँ पर 2.5 दिया होगा तो आप 2.5 लेंगे, 3.5 दिया तो 3.5 लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको 3.5 लिया, ए से लेकर बी तक आपने 3.5 लेंगे, बी से लेकर सी तक आप 1 इकाई लेंगे, अर्थात आप सिर्फ आगे 1 सेंटीमीटर लेंगे। अगर पीछे आपने 3.5 सेंटीमीटर लिया तो आगे आप 1 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद आपके पास ए से लेकर सी तक 2 बिंदु प्राप्त होंगे, ए से बी 3.5, उसके बाद 1 इकाई और लेंगे आप, बिंदु मिलेगा आपको आपके पास सी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ए और सी का आप
समुद्विभाज्य करेंगे, वो आपको करना आता है, आपको पता है कि आप इसको इस विधि से करते हैं समुद्विभाज्य, मतलब इसका मध्य बिंदु निकालना है आपने। ठीक है, मान लो इसका मध्य बिंदु हमारे पास क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप ओ को केंद्र मानकर ए के बराबर प्रकार खोल के आप चाप लगाएंगे। ठीक है, चाप लगाने के ऊपर आप बी बिंदु से सीधी 90 अंश के कोण के ऊपर रेखा खींचेंगे। 90 अंश के ऊपर ये रेखा आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो ये रेखा आएगी, यही रेखा हमारे पास जहाँ डी बिंदु को, इस अर्धवृत्त को डी बिंदु पर काटेगी, तो डी बिंदु से बी बिंदु की जो दूरी होगी हमारे पास, जो ये भुजा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो रेखा है ये हमारे पास वर्गमूल 3.5 होगी, अर्थात ये 3/5 होगी। ठीक है, अब इसको हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे गिराना है। संख्या रेखा को गिराने के लिए आप क्या करोगे, बी को अपने केंद्र मानना है, डी के बराबर चाप खोल के आपने क्या करना है, चाप लगानी है। जो संख्या रेखा के ऊपर क्या मिल रहा है, ई के ऊपर मिल रहा है, तो ये ई पॉइंट हमारे पास क्या है, 3.5 का वर्गमूल होगी। ठीक है,